फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, हरजीत ने दक्ष को कहा, अब चिंकी तुम्हारे घर में रह रही है। ये खबर सुनील को भी लग गई होगी, उसका भी ध्यान रखना, वो जरूर कोई ना कोई साजिश रच रहा होगा। जी भैया, हाँ, इसलिए मैंने घर पर भी 4 हवलदारों को तैनात कर दिया है। दक्ष बोला। अब आगे। ये बिल्कुल ठीक किया तुमने, हरजीत बोला। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। सब घर पर खाने के लिए इंतजार करते होंगे और जरा आप भी अपना ध्यान रखना। जाते जाते दक्ष बोला, हाँ ठीक है। और इतना कहकर हरजीत ने दक्ष को अलविदा कहकर रवाना कर दिया। और उधर सेठ रामपाल जी के घर पर खाने की टेबल पर खाना लग चुका था और सब दक्ष का ही इंतजार कर रहे थे। दक्ष पहुंचा और सिमरन बोली, आप आ गए भैया, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी आया। और दक्ष इतना कहकर हाथ मुंह धोने चला गया। थोड़ी देर में लौटा, तब तक सिमरन ने सबकी प्लेट पर खाना परोस दिया था। सब खाना खाने लगे। तभी चिंकी ने 2 निवाले मुंह में डाले और उठ गई। तभी सेठ रामपाल जी बोले, क्या हुआ बिटिया, खाना अच्छा नहीं बना क्या, कुछ और बनवा दूं? नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन नहीं कर रहा खाना खाने का, चिंकी बोली। अच्छा ठीक है बिटिया, जैसी तेरी इच्छा, सेठ रामपाल जी बोले। तभी चिंकी ने सिमरन से कहा, खाना खाकर छत पर आ जाना, मैं छत पर जा रही हूँ। ठीक है तू जा, बस मैं अभी खाना खत्म कर आई, सिमरन बोली। चिंकी के जाने के बाद सेठ रामपाल जी बोले, दुखी है बेचारी, इसलिए मन नहीं कर रहा होगा खाने का, अभी अभी तो बाप गुजरा है बेचारी का। हाँ डैडी, दोपहर में भी ऐसे ही बिना खाए उठ गई थी, सिमरन बोली। अपनों के जाने का गम इंसान जल्दी नहीं भूल पाता, थोड़ा समय लगेगा उसे भूलने में, सेठ रामपाल जी बोले। शायद आप ठीक कहते हैं डैडी, सिमरन बोली। सबका खाना खत्म हो चुका था। रामपाल जी खाना खाकर घर के लॉन में टहलने बाहर चले गए थे और सिमरन सबकी झूठी प्लेट्स उठाकर रसोई में रखने जा रही थी। और बचा हुआ खाना भी जैसे ही वो रसोई में जाकर रखने लगी तो दक्ष ने सिमरन से बोला, खाना अभी रखा रहने दो और एक दूसरी साफ प्लेट लेकर आ। सिमरन को पहले कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। फिर जब उसने देखा कि दक्ष प्लेट में खाना लगा रहा है तो वो समझ गई ये प्लेट चिंकी के लिए है। फिर वो कुछ ना बोली। जब दक्ष ने प्लेट लगा ली तो वो सिमरन से बोला, अब तू ये खाना रसोई में रख दे, मैं ये खाना चिंकी को खिलाने जा रहा हूँ। फिर उसने प्लेट उठाई, ग्लास में पानी भरा और चल पड़ा छत की ओर चिंकी को खाना खिलाने के लिए। छत पर जाकर उसने देखा चिंकी उदास सी खड़ी है, छत की 4 दीवारी की टेक लगाकर, और चांद को निहार रही है। दक्ष चिंकी के पास पहुंचकर बोला, लगता है आप बहुत उदास हैं, इसलिए ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं आजकल। जी ऐसी कोई बात नहीं है, चिंकी बोली। देखिए ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, दक्ष बोला। अरे आपने तकलीफ क्यों उठाई, सच में मुझे भूख नहीं है, चिंकी बोली। इसमें तकलीफ की क्या बात है, घर का मेहमान भूखा रहे तो अच्छा लगेगा क्या, दक्ष बोला। जी आप अब मुझे मेहमान ही समझते हैं, चिंकी ने पूछा। जी मेहमान तो हैं ही आप, लेकिन हमारे दिल की, दक्ष बोला। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, चिंकी शर्माते हुए बोली। वैसी ही जैसी कि काशिक को करनी चाहिए, दक्ष बोला। मैं कुछ समझी नहीं, चिंकी बोली। आपको इसीलिए समझ में नहीं आया कि आपने कभी भी मेरी आंखों में झांक कर नहीं देखा, दक्ष बोला। अभी तो छत पर अंधेरा है, आपकी आंखों में कैसे झांकूं, चिंकी बोली। सुबह झांक कर देख लीजिएगा मेरी आंखों में, पहले आप ये खाना खत्म कीजिए। और इतना कहकर दक्ष ने एक निवाला चिंकी के मुंह में डाल दिया। आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा, चिंकी खाते हुए बोली। और ऐसे ही दक्ष और चिंकी के बीच प्यार भरी बातें चलती रही। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर चिंकी बुझी बुझी सी नहीं लग रही थी। उसे रात में दक्ष ने बड़े प्यार से समझाया था। दक्ष का साथ पाकर चिंकी को जीने की राह मिल गई थी, वो भी उसे चाहने लगी थी। सेठ रामपाल जी ने भी सोचा था कि जैसे ही सुनील का मामला रफा दफा होता है तो वे दक्ष और चिंकी की शादी कर देंगे। यही मर्जी अमर और अरमान चाचा की भी थी, उन्हें भी चिंकी दक्ष के लिए पसंद थी
और मिन्नी के लिए उन्हें हरजीत पसंद था। अमर चाहते थे कि सुनील के जेल जाने के बाद वे दोनों बच्चों के उनकी पसंद के साथ हाथ पीले कर देंगे। तभी सिमरन ने चिंकी को टोकते हुए कहा, चिंकी लगता है आज तुम्हारा जी अच्छा है। हाँ, आज बेटर फील कर रही हूँ, चिंकी ने जवाब दिया। और क्या बिटिया, ऐसे ही रहा करो, तुम्हें खुश देखकर हम सबको भी अच्छा लगता है। सेठ रामपाल जी बोले। जी अंकल, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, चिंकी बोली। देख चिंकी, आज तेरी पसंद का नाश्ता बनवाया है, आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और साथ में बूंदी का रायता। आज तो खाकर मजा ही आने वाला है, सिमरन बोली। थैंक्स सिमरन, तू मेरा कितना ध्यान रखती है, चिंकी बोली। थैंक्स किस लिए, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा इसीलिए बनवा दिए, सिमरन बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा, चिंकी बोली। और सब गर्मा गर्म आलू के पराठों का मजा लेने लगे। तभी फोन की घंटी बजी और दीनू ने जाकर फोन उठाया और फिर बोला, छोटे साहब आपके लिए फोन है, आता हूँ। इतना कहकर दक्ष फोन उठाने चला गया। फोन सुनकर वापस टेबल पर आया तो सेठ रामपाल जी ने पूछा, बेटा किसका फोन था? जी वो हरजीत भैया का था, कुछ जरूरी कागजात के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें कुछ पता चला है, दोपहर में अभिमन्यु पेपर दे जाएगा, मैं तो घर पर रहूंगा नहीं, तो सिमरन तू अभिमन्यु से पेपर ले लेना, दक्ष ने कहा। जी भैया ले लूंगी पेपर, सिमरन बोली। हाँ ध्यान रहे, जरूरी पेपर है, संभाल कर मेरे कमरे में रख देना, दक्ष बोला। जी भैया मुझे सब मालूम है, सिमरन बोली। हाँ अब मेरा नाश्ता खत्म हो चुका है, अब मैं पुलिस चौकी जाता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने घर से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल पड़ा पुलिस चौकी की ओर। दोपहर हुई, चिंकी और सिमरन बस दोपहर का खाना खाने ही जा रही थी। रामपाल जी अपने ऑफिस गए हुए थे और तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीनू ने जाकर खोला और सिमरन से बोला, मेम साहब कोई अभिमन्यु बाबू आए हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो, सिमरन बोली। जी मेम साहब। और इतना कहकर दीनू ने अभिमन्यु को भीतर आने को कहा। अभिमन्यु भीतर आया तो सिमरन बोली, जी तशरीफ रखिए। अभिमन्यु सोफे पर बैठते हुए बोला, हरजीत भैया ने दक्ष भाई के लिए कुछ पेपर भेजे थे। जी पुलिस चौकी जाने से पहले भैया ने बताया था, सिमरन बोली। तभी चिंकी भी बाहर आकर बोली, अभिमन्यु जी आप उस रात की पार्टी के बाद आज मुलाकात हुई है। जी चिंकी जी सही कहा आपने, अभिमन्यु बोला। मैं दीनू से बोलकर इनके लिए चाय बनवा देती हूँ, सिमरन बोली। चाय वाय रहने तो सिमरन, खाने का समय है, साथ में मिलकर खाना ही खा लेते हैं, चिंकी बोली। तुम जानती नहीं हो क्या चिंकी, ये कितने भुक्कड़ हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पार्टी वाली रात देखा था ना कि कैसे दबा दबा कर खाया था इन्होंने, बिल्कुल गले तक, सिमरन बोली। ये सुनकर चिंकी हंस पड़ी, फिर बोली, तू भी कैसी बातें कर रही है, मेहमानों के खाने से कहीं खाना कम पड़ता है क्या? अरे अभिमन्यु जी आप आइए और हमारे साथ लंच कीजिए, पहले आपकी सहेली तो इजाजत दे दे, अभिमन्यु बोला। अरे ये तो बड़बोली है, इसकी बातों का क्या बुरा मानते हैं, दिल की बुरी नहीं है ये, चिंकी बोली। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अभिमन्यु बोला। ए सुनो, कोई गलत फहमी मत पालो, मैं सच में बहुत बुरी हूँ, सिमरन अभिमन्यु को धमकाते हुए बोली। खाने के लिए बैठूं या नहीं, पता चला बैठ गया तो उस रात की तरह हाथों से प्लेट छीन जाए, अभिमन्यु बोला। अरे आप बैठिए तो सही, मैं हूं ना, डरिए मत, चिंकी बोली। डरना पड़ता है चिंकी जी, भूखी शेरनियों से डरना पड़ता है, अभिमन्यु बोला। अरे ये तो डरपोक चुईया है, अभी कॉकरोच देख लेना तो डर कर सोफे पर चढ़ जाएगी। आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ, चिंकी बोली। और फिर सभी खाना खाने लगे। आज चिंकी का जी अच्छा था, इसलिए आज उसने पकोड़ा, कढ़ी और भरवा बैंगन बनाए थे और बाकी खाना तो दीनू ने ही बनाया था। अभिमन्यु खाने बैठा तो बस खाता ही गया, उसे खाने का बहुत शौक है, जब कभी मन करता है तो घर में भी खाना पकाता है। उसका खाना देखकर सिमरन चिढ़ रही थी और अभिमन्यु जब उसकी तरफ देखता तो अपने खाने की रफ्तार कुछ कम कर लेता, लेकिन धीरे धीरे फिर रफ्तार बढ़ा लेता। उन दोनों के तमाशे चिंकी ध्यान से देखकर मंद मंद मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सबका खाना खत्म हुआ तो अभिमन्यु बोला, अच्छा जी तो अब मैं चलता हूँ। हाँ जाइए ना, किसने रोका है आपको, सिमरन बोली।
देखिए जी, इस तरह से बात मत कीजिए, खाना ही तो खाया है मैंने आपका, कोई धन थोड़ी ना छीन लिया। अभिमन्यु बोला। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, सिमरन बोली, लेकिन मुझे आपसे बहस करने में बहुत मजा आता है। अभिमन्यु बोला। मुझसे बहस करने में आपको कौन सा मजा आता है भला? सिमरन ने पूछा। जब आप गुस्से से लाल पीली होती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं, अभिमन्यु बोला। फिर सिमरन कुछ ना बोल सकी और अपनी पलकों को झुकाकर रह गई और अभिमन्यु चला गया। अभिमन्यु के जाने के बाद चिंकी ने सिमरन से मजाक करते हुए कहा, लगता है तुझ पर फिदा है जनाब, मैं तो ऐसों को घास भी नहीं डालूं। सिमरन बोली। घास ना डाल, लेकिन कभी कभी खाना जरूर डाल दिया कर, बंदा खाने का शौकीन लगता है। चिंकी हंसते हुए बोली। सच कहती हो, बस चढ़ता ही जा रहा था, सांस ही नहीं लेता खाने के समय। सिमरन हंसते हुए बोली। मैं भी सब देख रही थी और उसे खाता देखकर तो चिढ़ रही थी। चिंकी बोली। चिढ़ नहीं रही थी, बस उसकी हरकतों से परेशान हो जाती हूँ। वैसे बंदा दिल का बुरा नहीं है, सिमरन बोली। वो तो मुझे भी तभी पता चल गया था जब उसने कहा था तुम गुस्से में प्यारी लगती हो, लगता है कि वो तुझे पसंद करने लगा है। चिंकी बोली। ऐसा कुछ नहीं है, सिमरन बोली। ऐसा ही है मेरी जान, तेरी पलकों को मैंने शर्म से नीचे होते हुए देखा था। चिंकी बोली। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, सिमरन बोली। इश्क और मुझ छुपाए नहीं छुपते, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चिंकी बोली। और इसी तरह सिमरन और चिंकी के बीच अभिमन्यु को लेकर हंसी मजाक चलता रहा। फिर शाम हुई और शाम से रात हुई और उधर सुनील के बंगले के टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने टेलीफोन उठाकर हेलो बोला। उस तरफ से आवाज आई, बॉस मैं रंगा बोल रहा हूँ, कोई जरूरी खबर देनी थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, सुनील बोला। बॉस मुझे बिल्ला ने आकर ये खबर दी है, उस मारिया का असली नाम मिन्नी है, रंगा बोला। हरामखोर, ये बात तो मुझे भी पता है, कुछ नया बताओ, सुनील गुस्से से चीख कर बोला। हाँ बॉस, और वो इंस्पेक्टर दक्ष है ना, वो मिन्नी का सगा भाई है। दक्ष का असली पिता सेठ रामपाल नहीं, कोई टैक्सी ड्राइवर अमर है, उसके घर का हमने पता कर लिया है, रंगा बोला। ये सुनकर तो एक पल के लिए सुनील के होश ही उड़ गए और खुद को संभालते हुए उसने रंगा से पूछा, और इसके अलावा क्या क्या पता किया है तुमने? यही कि बचपन में दक्ष अपने बाप अमर से बिछड़ गया था, उसे सेठ रामपाल ने पाल पोस कर बड़ा किया है। सेठ रामपाल की एक बेटी भी है और क्लब का खबरी हरजीत है ना, उसकी एक बूढ़ी माँ भी है, छोटा भाई भी है जो उसके साथ क्लब आता है। शनाया बानो को सब कुछ पता है और उसने ये बात आपसे छुपाई, रंगा बोला। शनाया नमक हराम को तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले तुम अपने आदमियों से कहो जो शहर से बाहर काली पहाड़ी है, वहाँ चूना पत्थर की खादानों के पास मेरा एक और अड्डा है, तुम हरजीत की माँ मारिया रामपाल की बेटी को उठवाकर वहाँ बंद कर दो, फिर मैं उस हरामजादे दक्ष को फोन करता हूँ, अगर हिम्मत है तो बचा ले सबको, सुनील बोला। लेकिन बॉस आज रात तो मारिया का कैबरे डांस है क्लब में और वहाँ हरजीत जरूर आएगा अपने भाई के साथ में, कमीने को वहीं धर दबोचेंगे, रंगा बोला। जो कुछ करना है जल्दी करो, मुझे केवल अच्छी खबर ही चाहिए, सुनील बोला। जी बॉस ऐसा ही होगा, और इतना कहकर रंगा ने टेलीफोन काट दिया। तभी सुनील मन में सोचने लगा, अच्छा तो दक्ष और मिन्नी अमर के बच्चे हैं और मिन्नी सारी सच्चाई से वाकिफ है, मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही है, मैं उनका ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। हरामजादा अमर भी जिंदा है, अभी तक तो वो अरमान भी जिंदा होगा, तो ये सब मिलकर मेरे खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस रात मारिया का कैबरे खत्म हुआ तो अपने मेकअप रूम में पहुंची, वहां उसके पास हरजीत भी आया। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि मेकअप रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हरजीत और मारिया डर गए। हरजीत ने इशारों में मारिया से कहा, दरवाजा खोलो, तुम जैसे ही दरवाजा खोलोगी मैं दरवाजे की ओट में छिप जाऊंगा। मारिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां सुनील अपने कई गुंडों के साथ खड़ा था और उसने मारिया से पूछा, मारिया मुझे पहचानती हो? जी नहीं, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मारिया बोली, मैं तुम्हारा सुनील अंकल हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। सुनील बोला, अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुमने ही मेरी माँ को मारा था और इल्जाम पापा पर डाल दिया था। मारिया चीखी,
इतना नाजुक गला और इतनी तेज आवाज, जरा सा और चीखी तो सैम को तेरे गले पर छुरी चलाते हुए देर ना लगेगी। और इतना कहकर सुनील मेकअप रूम के अंदर आ गया। फिर उसने मिन्नी और हरजीत को रस्सी से बंधवा दिया और उनके मुंह पर पट्टियां भी बांध दी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।